हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को, जो कि पार्ट 1 रहेगी। इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? पहले हम जानते हैं शल्य चिकित्सक क्या होता है। शल्य चिकित्सा जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सर्जरी। तो प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। क्या नाम था इनका? सुश्रुत। इनको याद रखना। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे @RK Study 0115 तो हमारा चैनल मिल जाएगा, है ना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग समीकरण, है ना, स्क्वायर रूट का जो समीकरण है उसको हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो कौन से थे? श्रीधराचार्य। ये गणित में दिया गया है, यहाँ आ गया है। तो श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और पूरे का बटा 2a होता है। तो इसके बारे में इन्होंने दिया था। इससे द्विघाती जो क्वेश्चन होते हैं समीकरण, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान मतलब साइंस, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संबंध, रिलेशन कैसा है? तो बहुत ही आपस में इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी को मैंने बताया अभी, क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो कहने का मतलब है, जो विज्ञान के नियम हैं और जो विज्ञान के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, उनके अनुप्रयोग से जो मानव के हित में, है ना, हित के लिए संसाधन जो बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, नेटवर्किंग सिस्टम है, ये सभी क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये सभी साइंस की ही देन है। तो इसको हम बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो इसको आपने क्लास 10th में बहुत पहले पढ़ा भी रहा होगा इंग्लिश में। तो कौन थे वो? थॉमस अल्वा एडिसन पूरा नाम था, यहाँ पे थॉमस एडिसन दिया है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसरो क्या है? क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, मतलब 1969 ईस्वी में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कभी कभी क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो क्या होता है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसी को शॉर्टकट में इसरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरित क्रांति किसे कहते हैं, है ना? हरित क्रांति किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, जो आज के ज़माने में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करके, तथा उन्नतशील बीज, है ना, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में असीमित वृद्धि, मतलब जो लगातार वृद्धि, अच्छे से अच्छे फसलों की जो वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। तो इतना ही नहीं, इसमें और हम जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। जबकि अगर आपसे भारत में पूछे तो भारत में कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी थे। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम। दाब की अवधारणा क्या है? मतलब दाब क्या होता है? तो दाब क्या होता है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है, दाब एक प्रकार से क्या होता है? प्रेशर, मतलब बल ही होता है ना, जो खींचने या धक्का लगाने के लिए लगाया जाता है। क्या कहते हैं उसे? दाब। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब को हम P से दिखाते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब F/A, ठीक है। आपसे इसका मात्रक पूछ सकता है। तो F मतलब बल है, बल का मात्रक न्यूटन, A मतलब एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, जिसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, और दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है, जो कि क्या होता है? पास्कल। याद रखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, है ना? वायुमंडल
क्या है और वायुमंडलीय दाब इससे क्या तात्पर्य है। तो जो पृथ्वी है हमारी, उसके जो चारों ओर ये क्या है, वायु से घिरी हुई है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाता है ना। मतलब जो पृथ्वी को वायु ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो ये क्या कहलाता है, वायुमंडल। तो क्या होगा, जब हवा ने, है ना, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, तो वो पृथ्वी पर क्या लगाएगी, एक प्रकार से दाब लगाएगी, प्रेशर। तो उसी दाब को हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं, या फिर इसी को वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, हम वायु दाब कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, तो आप पढ़ लेंगे। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसमें कुछ जो है क्लास 10th 9th के भी क्वेश्चन है, जो कि बीटीसी में भी आते हैं, टेट सीटेट में भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्लवन क्या है ना। प्लवन क्या है, तो प्लवन का सिद्धांत क्या होता है। तो प्लवन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी पर, है ना, जो वस्तुएं होती हैं, डूबती हैं, है ना, तैरती हैं, उनके लिए, उनके बारे में बताया था। तो ये देखते हैं कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो वस्तु क्या होता है, द्रव की सतह पर तैरती है। इसे को हम क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी में नाव को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, तो नाव जो है आगे कब बढ़ती है, जब हम, क्या होता है, जो नाव की जो दोनों तरफ क्या करते हैं, हम अपने हाथों से पानी को धक्का मारते हैं, तो पानी भी क्या होता है, नाव को आगे की ओर धक्का लगाता है, जिससे नाव आगे की ओर तैरने लगती है। तो दोनों प्रकार के जो दाब होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, भार। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब का मात्रक क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि दाब का सूत्र अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर, कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इंग्लिश में P प्रेशर, और बल को फोर्स F, और क्षेत्रफल को एरिया A से दिखाते हैं। तो इसका मात्रक बताओ, बल का क्या होगा, न्यूटन, और ये मतलब एरिया है, इसका मात्रक क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बटे को प्रति बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो वायु दाब को मापने के लिए दो दाब मापी के नाम, है ना, एक दिया गया है पारा दाब मापी है, जिससे हम दाब को नाप सकते हैं, और एक है निद्रो दाब मापी। तो ये दो प्रकार के वायु दाब मापी हैं। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट पालन क्या है। कुक्कुट पालन को क्या कहते हैं। तो कुक्कुट पालन को हम क्या कहते हैं, मुर्गी पालन, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, ठीक है। तो नरोरा जो कि यूपी में है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, ट्राम्बे जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे एक और पूछ सकता है आपसे कि कुडनकुलम कहाँ पर है। तो कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जबकि ट्राम्बे है महाराष्ट्र में, नरोरा है यूपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ स्थापित हैं, मतलब स्टील के कारखाने भारत में कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। तो जमशेदपुर है, भिलाई है जो कि छत्तीसगढ़, राउरकेला जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुरा, है ना, इन सभी जगह पे स्टील कारखाने भारत में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या द्रव, यहाँ पे द्रव लिखा है, तो क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई बीकर है, बर्तन है, इसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया है। तो बताइए जल क्या होगा, जल इसके सभी दिशाओं में चारों ओर नीचे फैल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो हर दिशा में क्या लगाएगा, भार डालेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो द्रव होता है वो किसी भी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थैतिकी या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं, जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थैतिकी कहते हैं। याद कर लेना इसको आप एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन, है ना, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका, पौधों में सभी कार्यों का समन्वयन कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है या होता है। इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। तो आपने कई सारे पादप हार्मोनों के नाम पढ़े होंगे, जैसे कि जिब्रेलिन है ना, जो क्या करता है, पौधों के जो सीड्स होते हैं, कलिकाएँ, उनमें क्या करता है, वृद्धि करता है
है ना। ऐसे कि एथिलीन हार्मोन है और कई सारे हार्मोन हैं पौधे में पाए जाने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, स्क्लेरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का क्या होता है, विघटन हो जाता है, फिर जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। तो इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन के कुछ प्रमुख अंग दिए गए हैं, ऑर्गन, है ना। तो क्या है, गुर्दा है, किडनी, जो कि है ना क्या करता है, ये किडनी क्या करता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है। ठीक है। अगला है मूत्र वाहिनियाँ हैं, जो मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती हैं, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग, ये सभी के सभी उत्सर्जन अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो देखिए कई प्रकार की होती हैं, कंकाल पेशियाँ, जिससे हमारा जो कंकाल शरीर का होता तैयार होता है, आरेखित पेशियाँ, या फिर एक होता है हृदय या कार्डियक पेशियाँ, जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं पेशियाँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियक पेशियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। मनुष्य के अंदर कौन कौन से अंग हैं जिनकी सहायता से मनुष्य सुन सकता है। तो आपको पता होगा कान होता है, तो कान में क्या क्या, कर्ड मीन्स कान होता है यहाँ, तो कर्ड पर्दा लगा होता है अंदर, और मध्य कर्ड, इन सभी अंगों के द्वारा मनुष्य श्रवण कर पाता है, मतलब सुन पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए, है ना। तो इसका आंसर है कक्ष स्थल कलिका, अग्रात कलिका एवं पर्व। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिलहाल एक बार देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं अगला, वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो वनस्पतियों में जो संवेदना होती है, सेंसरी ऑर्गन, वो किस क्रिया द्वारा होती है, रासायनिक समन्वयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भागों में, पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसका उदाहरण है अमीबा, आपने पढ़ा होगा अमीबा, जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, वो एक ही सेल से बना होता है, मतलब एक कोशिका से वो अपने शरीर को अलग अलग आकार में ढाल लेता है। अगला बहुकोशिकीय, जैसे कि मनुष्य हैं, जानवर हैं, है ना, और सारी चीज़ें, ये सभी सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताओ। तो क्या क्या है, निमेशक पटल, कर्ण पल्लों की पेशियाँ, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, ये सभी क्या है, अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, समजात अंग किसे कहते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं, है ना, जब इनकी ओरिजिन होती है तो सेम होते हैं, लेकिन जो इनके फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये सभी अंग क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति क्या होती है, जब होती है तो सभी में एक समान होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से देखें तो सबके कार्य अलग अलग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान, देख रहे हो इसके पहले वाले में उत्पत्ति में वो समान थे, जबकि इसमें उत्पत्ति में असमान है, लेकिन जो कार्य दृष्टि है यहाँ पे वो समान होती है, वहाँ पे कार्य दृष्टि क्या थी, असमान थी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है। तो पौधों और जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या होती है, युगलेना। ऐसे आपने पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, तो होती है विषाणु, या जिसे हम क्या बोलते हैं, वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, वायरस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग तंत्र क्या है ना। तो देखिए कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप कि भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग भूमिका निभाते हैं। मुख है, जीभ है, मतलब जीभ,
है ना, जो कि लार का स्राव करती है। आहार नाल है, यकृत है हमारा लीवर, आमाशय है स्टोमक आदि, ये सभी क्या होते हैं, भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतः श्वसन, है ना, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन क्या है। तो देखिए बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है याद करना। ऑक्सीजन को जो अंदर लेते हैं हम, तो जो क्रिया होती है उसे हम अंतः श्वसन कहते हैं। कुल मिला के ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतः श्वसन कहलाता है, जबकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। ठीक है, याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कौन थे वो, एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की। तो कौन थे, लुई पाश्चर। इन्होंने एक टीके की खोज की थी जिसको क्या कहते हैं, रेबीज़ का टीका। तो रेबीज़ के टीके का निर्माण किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस क्या है। देख रहे हो, विषाणु क्या है। तो जो वायरस होता है, जो कि अभी कोरोना काल में चल रहा था, वायरस आप सुने होंगे और आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो वायरस किससे बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, और ये उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोस्की ने की थी। यहाँ आइवानोस्की लिखा है, मतलब वही है, इंग्लिश में इवानोस्की ने की थी। अगला, खुरपका और मुखपका किस प्रकार का रोग है। तो ये जो रोग होता है ये जानवरों में होता है, और ये वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं। जो वायरस होता है उसका जो एक पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विरियन। क्या नाम होता है उसका, विरियन, याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं। तो उनमें क्या क्या पाया जाता है, एग्लूटिन्स और न्यूरामिनिडेज, ये दोनों चीज़ पाए जाते हैं प्रोटीन वायरस संक्रमण के लिए। अगला, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को, जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनके जो परजीवी वायरस होते हैं, उनके जो कणों हैं, उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों के नाम और लिख कीजिए, मतलब नाम बताने हैं 2 वायरस। तो क्या नाम है, इंग्लिश में दिया है, बायो अधिकतर इंग्लिश में ही होता है, डीऑक्सी राइबो वायरसेस पहला, दूसरा है राइबो वायरसेस। अगला क्वेश्चन, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं हम। लाइसोजेनिक क्या होता है। तो जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेंगे। आप लगातार बने रहिए वीडियो में, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो टीकाकरण के द्वारा, जिसे हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, और रासायनिक चिकित्सा द्वारा। आपने देखा था कोरोना में के टाइम क्या हुआ था, वैक्सीनेशन बहुत हुआ था, है ना, तो मतलब टीकाकरण हुआ था। तो वायरस को की रोकथाम के लिए टीकाकरण और रासायनिक चिकित्सा, ये दोनों विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु क्या है, मतलब बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसका उदाहरण हमने भी बताया था, क्या होता है, अमीबा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों मतलब जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनका संरक्षण मतलब उनको सुरक्षित किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो कई सारी विधियां हैं। कैनिन विधि है, पाश्चरीकरण विधि है, जिसमें आपने पढ़ा होगा दूध को क्या करते हैं हम, एक निश्चित तापमान तक गर्म करके और उसे फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं, वो विधि क्या कहलाती है, पाश्चरीकरण। और है कम ताप द्वारा संचय, जैसे कि आप क्या करते हैं, फ्रीज में भोजन को रख देते हैं, तो वहाँ पर जो होता है, जो गैसें होती हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भक्षी क्या है ना। भक्षण का मतलब होता है खाने वाला। तो जीवाणु भक्षी क्या है। तो जीवाणु भक्षी एक प्रकार का क्या है, वायरस है,
जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है ना, मतलब जीवाणुओं को आक्रमण करके उनको नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संपदा क्या है ना, इन्वायरमेंटल जो संपदा है ये क्या है? तो ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो सभी किसकी देन होंगी? प्रकृति की, तो उन्हें हम प्राकृतिक संपदा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय संपदाएं क्या है? तो वे पदार्थ जो मनुष्य अथवा जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं परंतु किसी न किसी रूप में पुनः प्रकृति में लौट आते हैं, मतलब नष्ट होने के बाद पुनः प्रकृति में ही मिल जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संपदाएं कहते हैं। जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संपदाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय संपदाएं क्या है? तो अनवीकरणीय संपदाएं के बारे में, वह प्राकृतिक पदार्थ जो एक बार उपयोग होने के पश्चात समाप्त हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है पूरी तरह से, उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय संपदा। तो याद कर लेना इनके बारे में आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। आपसे पूछ सकता है कि इसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक हमें जो है बांध बनाने चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन, तांबा तथा सीसा। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? तो ये क्या होता है? अलोह खनिज होता है। कहने मतलब इन खनिजों में लोहे की मात्रा शून्य होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ये नवीकरणीय संपदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। तो खनिज संपदा के अंतर्गत कोयला है, संगमरमर है, हीरा है, प्राकृतिक गैस है और जो अभी ऊपर आप पढ़े थे तांबा, सीसा, ये सभी क्या है? खनिज संपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कार्बन शब्द का प्रतीक है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। अगर आपसे पूछे कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 6। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेज और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले से प्राप्त ईंधनों के नाम लिखो। तो कोयले से क्या क्या बनता है? कोल तार, कोल और कोल गैस, ये सभी कोयले से प्राप्त ईंधन है। अगला, द्रव ईंधन के प्रकार हैं। तो द्रव के रूप में ईंधन के प्रकार हैं मिट्टी का तेल, डीजल है और पेट्रोल है। ये सभी क्या है? द्रव ईंधन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसमें कार्बन पाया गया था और पहली बार बनाया गया था? तो ये था यूरिया। क्या था? यूरिया, जो कि वैज्ञानिक होलर द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। किससे बनाया था इन्होंने? तो अमोनियम साइनेट से, जिसका सूत्र क्या होता है? अमोनियम साइनेट का NH4CnO। इसको जब हम तोड़ेंगे तो NH2CO, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। तो उन सभी यौगिक को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ ही गया कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो अभी मैंने बताया था कार्बन का जो चिन्ह होता है जिसे दिखाते हैं वो होता है C और परमाणु संख्या क्या होती है? 6। अगला क्वेश्चन देखो, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा क्या होता है? एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है हीरा, है ना। हीरे के बारे में आप और अच्छी जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है ना, उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाने के बाद, है ना। तो हीरा क्या होता है? ये कार्बन का रूप होता है, मतलब ये कार्बन का ही रूप होता है, कार्बन ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? कार्बनिक
रसायन कहते हैं, है ना। कार्बन विज्ञान की या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन, क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन। अगला क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज़ या मधुमेह क्या है। डायबिटीज़ क्या होता है, मधुमेह। तो जब किसी व्यक्ति के रक्त में, ब्लड में जो ग्लूकोज है, शर्करा की मात्रा जो है सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या लगता है, वैक्सीन लगती है किसकी, इंसुलिन हार्मोन की, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है ना। जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि होता है, जिसकी बीटा सेल्स होती हैं जो अग्नाशय जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, वो बंद कर देते हैं करना, इसलिए बाहर से हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है मधुमेह के रोगी को, मतलब डायबिटीज़ रोगी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो जिस व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है उसका मुंह खुश्क मतलब सूखा सूखा रहता है और उसको बार बार प्यास लगती है, मतलब एक समान व्यक्ति से ज़्यादा बार उसका बार बार पानी पीने का मन करता है। अभी बताइए, जब वो ज़्यादा मात्रा में पानी पिएगा तो क्या होगा, वो जो है मूत्र का जो है श्रावण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है। तो इसमें गलत दिया है, क्या होती है ना, कितना होती है, आप पढ़े होंगे 120/80, है ना, mmHg ये होता है, ठीक है। 180 ये हाई ब्लड प्रेशर है नॉर्मल के स्तर पे, और 80 कम से कम होना चाहिए, mmHg। Hg क्या है, पारा है। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्त शर्करा क्या है ना। तो यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो क्या कहेंगे, उच्च कहेंगे। उच्च का मतलब ही ज़्यादा होता है। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में सामान्य से अधिक शर्करा का निर्माण होने लगता है तो उस समय उसे हम क्या कहते हैं, उक्त रक्त शर्करा कहते हैं। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है। तो व्यक्ति के शरीर में जो रक्त पाया जाता है, मतलब कि ग्लूकोज हम कह सकते हैं, शर्करा का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, 70 से लेकर 100 तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो रोग तो बहुत सारे हैं, उसमें से 2 रोग, एंजाइना दिया गया है और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस दिया गया है ना। और बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस रोग हो सकता है। बहुत प्रकार के रोग हैं जिनको आप पढ़े होंगे, जिनके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, टीका लगता है। विभिन्न प्रकार का एड्स रोग है, ठीक है, जो कि HIV वायरस के कारण हो जाता है। तो यहीं तक रखते हैं, इसमें लगभग 80 से 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, है ना, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को अपने तरफ से भी जोड़ा है। तो आप इस वीडियो को बारंबार देखें और जो है इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप इनकी तैयारी करें और बताइए कमेंट करके कि हमारा तरीका पढ़ाने का कैसा लग रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी भाइयों बहनों, है ना, के पास भी शेयर करें जो कि क्लास 9, 10th, 12th में पढ़ते हों या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हों। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।